हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी का जो 5वां चैप्टर है वंशावली एवं विभिन्नता के सिद्धांत, उसका अध्ययन करने वाले हैं, जिसका टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो अभी हम उसी का अध्ययन करने वाले हैं, इसके पहले हमने 5 तक आप लोग को प्रोवाइड करा दिए। ठीक है, और उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारे व्यक्ति जो है अध्ययन किए, बहुत सारे स्टूडेंट अध्ययन किए, ज्ञानों को अर्जन किए। ठीक है, तो इसी टाइप से आप लोग को हम वीडियो जो है प्रोवाइड करते रहेंगे आप लोग। लेकिन हाँ, एक चीज ये देखें हम कि हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर बहुत कम का आया है। ठीक है, तो आप लोग कृपया क्वेश्चन का आंसर दिया कीजिए। ठीक है, तो अभी हम जो है क्रोमोसोम में जीन के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले रोग का अध्ययन करेंगे। क्रोमोसोम में जीन के परिवर्तन होने वाले परिवर्तन से जीन के क्रोमोसोम में जीन के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले रोग। तो हमने बता दिया था आप लोगों को कि 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। पहली टाइप होती है ऑटोसोम्स क्रोमोसोम, जिसकी संख्या 44 होती है, और सेक्स क्रोमोसोम जिसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, पेयर्स में सेक्स क्रोमोसोम एक टाइप के एक पेयर्स होते हैं, और ऑटोसोम्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो 22 होते हैं। तो अभी हम ऑटोसोम्स क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम में जीन के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले रोग। ठीक है, तो अभी हम ऑटोसोम्स क्रोमोसोम में जीन के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले रोग का अध्ययन करेंगे। जो 44 की संख्या होती है, उस क्रोमोसोम में जो 44 की संख्या होती है, तो 44 की संख्या में जो क्रोमोसोम है उसके जो जीन होंगे, उस जीनों के परिवर्तन से जो बीमारी उत्पन्न होगी उसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसके अध्ययन से पता करते हैं कि कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले है एल्बिनिज्म, रंजकहीनता। दूसरा बीमारी है एल्केप्टोनोरिया। तीसरा बीमारी है फिनाइलकीटोनोरिया। सिकिल सेल एनीमिया चौथा। एल्केप्टोनोरिया, फिनाइलकीटोनोरिया, और सिकिल सेल हाशियाकार रुधिराणु अनियमितता। या दांत्र कोशिका आरक्तता। ठीक है, तो इस टाइप का बीमारी है जो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम में जीन के परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है,
तो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम के जीन में सबसे पहले कौन सी बीमारी होती है? तो रंजकहीनता की बीमारी है। ठीक है, तो रंजकहीनता की बीमारी कैसी है वो देखना है कि रंजकहीनता की बीमारी कैसे होते हैं। ठीक है, रंजकहीनता की बीमारी के बारे में अब हमको जानना है, एल्बिनिज्म के बारे में जानना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले है ना कि रंजकहीनता की बीमारी जो है किस कारण होती है, सबसे पहले कारण पूछा जाएगा। तो ये जो लक्षण होते हैं रीजन में कारण, रंजकहीनता की बीमारी होती है जीन के कारण। ठीक है, तो अगर यहाँ बॉडी में डोमिनेंट जीन है तो वह बीमारी नहीं होती है, अगर रिसेसिव जीन है तो बीमारी होती है। तो मुख्य कारण इसका जो रीजन है, मुख्य रीजन वो है रिसेसिव जीन। ठीक है, तो किसका मुख्य कारण है? एल्बिनिज्म जो डिजीज है उसका मुख्य कारण है रिसेसिव जीन। ठीक है, तो ये रिसेसिव जीन जो होंगे वह क्या है? तो रिसेसिव जीन अप्रभावी जीन है। ठीक है, और एक होता है डोमिनेंट जीन। तो अगर डोमिनेंट जीन होंगे तो यह बीमारी उत्पन्न नहीं होंगे। अब एक नॉर्मल बॉडी में ये मुख्य कारण था। ठीक है, अब जो कारण है, अब लक्षण यानी सिम्पटोम इसका क्या होता है? लक्षण जो होगी वह लक्षण है क्या, इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो लक्षण है इसका स्किन कलर, स्किन कलर का डार्क होना, हेयर का कलर व्हाइट होना। तीसरा लक्षण है इसका पुतलियां का रंग, आंख की जो पुतलियां हैं उसका कलर, पुतलियां का रंग लाल ना होना, लाल ना होकर सफेद या गुलाबी होना। ठीक है, तो सफेद और गुलाबी। अब ये बोलिएगा कि सफेद तो होता है, सॉरी गुलाबी क्यों हो जाता है? तो गुलाबी होता है तो ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन है गुलाबी जो होगी, ये आंख है मान लेते हैं, इसकी जो पुतलियां की कलर होती है वो सफेद और गुलाबी इसलिए हो जाता है कि सफेद कलर तो है ही, और आरबीसी के कारण, यानी आरबीसी जो हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल जो होते हैं, उस सेल के कारण ये सफेद और रेड दोनों को जब हम रिएक्ट करते हैं तो वह कैसी निर्माण करता है? एक प्रकार की गुलाबी कलर का निर्माण करता है। हमने आपको पढ़ाया था कि ये राउंड सेल के लाल पुष्प और सफेद पुष्प को जब क्या किया गया था, फ्यूजन किया गया था, तो वह कैसा बनाया था? पुष्प गुलाबी बनाया था, पिंक बनाया था। ठीक है, हमने ये पार्ट 4th में बता दिए थे आपको। ठीक उसी तरह ये जो है गुलाबी कलर के, आंख की जो पुतलियां का रंग है वो गुलाबी कलर के हो जाते हैं, इसका मुख्य लक्षण है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, पूछा जाएगा ना कि ऐसा क्यों होता है? इस तरह की बीमारी का मुख्य मकसद होता है एक प्रकार का हमारे बॉडी में, अगर ये रिसेसिव जीन है तो वह जो है एक पिगमेंट तैयार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पिगमेंट जब तैयार नहीं होगी तो वह बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। अगर डोमिनेंट जीन है, जिस बॉडी में डोमिनेंट जीन पाया जाता है, जिसके गुणसूत्र में डोमिनेंट जीन उपस्थित होते हैं, वह ये जो है सबसे पहले क्या है कि एक जो वर्णक होती है रंजक, ये जो रंजक है, तो रंजक किस कारण उत्पन्न होता है? तो मेलानिन एक प्रकार का वर्णक है, यही इसकी जो मात्रा होती है बॉडी में तो वह क्या होते हैं? फ्रेश होते हैं। ठीक है, डार्क
नहीं होते। ठीक है, जब ये फ्रेश हो जाते हैं तो मेलेनिन वर्णक कैसे उत्पन्न होता है? बॉडी में तो मेलेनिन वर्णक बनेगा तभी ना फ्रेश होगा, अगर ये नहीं बनेगा तो फ्रेश कैसे होगा? तो इसके बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसके बनने के लिए एक एंजाइम है जो टायरोसिनेज एंजाइम है। ठीक है, तो टायरोसिनेज एंजाइम ही मेलेनिन वर्णक का निर्माण करता है। अब बोलिएगा कि टायरोसिनेज एंजाइम कैसे बनते हैं? तो टायरोसिनेज एंजाइम का निर्माण जो है कौन करता है? तो टायरोसिनेज एंजाइम का निर्माण करने वाला होता है डोमिनेंट जीन। ठीक है, तो ये डोमिनेंट जीन जो है टायरोसिनेज एंजाइम का निर्माण करता है, और टायरोसिनेज एंजाइम मेलेनिन वर्णक का निर्माण करता है, और मेलेनिन वर्णक निर्मित होकर क्या करते हैं? निर्मित होने के कारण यहाँ स्किन का कलर डार्क नहीं होता है, फ्रेश हो जाता है। ठीक है, हेयर का कलर व्हाइट नहीं ब्लैक हो जाता है, पुतली का रंग लाल हो जाता है, गुलाबी नहीं होता है। तो मेलेनिन वर्णक जो है रंजकहीनता की बीमारी का मुख्य कारक भी बन जाता है कि मेलेनिन वर्णक उस बॉडी में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ये जो है टायरोसिनेज एंजाइम का जो निर्माण करता है वह डोमिनेंट जीन होता है, जिसको हम कैपिटल ए से सूचित करते हैं। और इसका जो दूसरा होगा रिसेसिव ट्रेट के जीन जो होंगे वह रिसेसिव होंगे, तो स्मॉल ए होंगे। ठीक है, अगर ये बोले आपको जब इसका निर्माण करना है यानी इसका वंशागत देखना है, तो देख लीजिए इस बीमारी से ग्रसित मान लेते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति किसी ग्रसित महिला से शादी करती है, तो विक्टिम से शादी करती है, तो ये क्या होता है? तो विक्टिम का नॉर्मल का क्या है? ए, और इसका है स्मॉल ए। तो यहां पे ए, तो यहां 100% क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, यानी कि सारे के सारे वाहक कहलाएंगे, विक्टिम नहीं कहलाएगा, नॉर्मल ही कहलाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? F1 में सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नॉर्मल हो जाएंगे, और F2 में फिर ये बोलेगा कि F2 में क्या होता है? तो यहां से जब F2 में इसके साथ जब ये और ये दोनों आपस में एक हो जाएंगे, नॉर्मल व्यक्ति अगर विक्टिम के साथ मैरिज करता है तो सारे के सारे नॉर्मल हो जाते हैं। अगर इसी का जीन एक हेट्रोजाइगोसिटी के साथ मैरिज करता है तो क्या होता है? तो होमोजाइगोसिटी हो गया, और हेट्रोजाइगोसिटी के साथ शादी करता है तो वो क्या होता है? तो 100% नॉर्मल कितने रह जाते हैं? 100% नॉर्मल जो रहते हैं वो रहता है कितना? 100% नॉर्मल जो होंगे वह 50% हो जाएगा, और कुछ हेट्रोजाइगोसिटी में आ जाएंगे, हेट्रोजाइगोसिटी में 50% आ जाएंगे। अगर बोलेगा कि हेट्रोजाइगोसिटी के साथ मैरिज करता है तो वो भी क्या हो जाएंगे? 50% विक्टिम हो जाएंगे और 50% नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी टाइप से इसका जो है वो वंशागत होता है। ठीक है, अब जो है हम अभी एल्बिनिज्म्स की अध्ययन कर लिए, अब हम एल्केप्टोनोरिया का अध्ययन करेंगे। ठीक है,
दूसरा है एल्केप्टोनूरिया। ये जो है एल्केप्टोनूरिया है क्या, इसके बारे में जानना है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? ये है कारण। तो कारण क्या है एल्केप्टोनूरिया का, ये जानना है। हमारी बॉडी जो है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना है वो सेल से बना है, ठीक है। तो सेल जो होते हैं हमारे बॉडी में पाए गए, दो सेल में हमारे बॉडी में पाए गए दो एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल जो फिनाइलेनिन और टायरोसिन फिनाइलेनिन एसिड है जो एमिनो अम्ल है, जिसमें एक है फिनाइलेनिन और एक है टायरोसिन, ठीक है। तो टायरोसिन और फिनाइलेनिन एसिड, जब ये दोनों क्या करते हैं, सिंथेसिस होते हैं, तो ये दोनों का जब पहला चरण में ऑक्सीडाइजेशन होता है, तो ये फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट स्टेज में ये क्या करते हैं, एक एसिड का निर्माण करते हैं जिसको बोला जाता है हीमोजेनेटिक एसिड, ठीक है। तो हीमोजेनेटिक एसिड का निर्माण होता है। जब ये एसिड तैयार हो जाता है तो ये एसिड को विखंडन करने के लिए कोई चीज की आवश्यकता होती है, तो वह चीज है एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम जब इसका क्या करते हैं, विखंडन करते हैं, हीमोजेनेटिक एसिड का एंजाइम क्या करता है, विखंडन करता है। तो विखंडन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है। और एंजाइम का निर्माण कौन करेगा, एंजाइम का निर्माण जो है डोमिनेंट ट्रेट के जीन करेंगे, ठीक है। यही है डोमिनेंट ट्रेट के जीन। जब डोमिनेंट ट्रेट के जीन इसको बी से सूचित करते हैं, कैपिटल बी, ये डोमिनेंट ट्रेट के जीन है जो क्या करते हैं, एंजाइम का निर्माण करते हैं और होमोजेनेटिक एसिड का क्या करता है, विखंडन करता है। जब ये विखंडित हो जाते हैं तो इस टाइप की बीमारी नहीं होता है, यानी एल्केप्टोनूरिया की बीमारी नहीं होती है। और अगर ये एंजाइम नहीं बनते हैं तो हेमोजेनेटिक एसिड के कारण ही एल्केप्टोनूरिया की बीमारी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे अगर ये रिसेसिव टाइप के यहाँ पे जीन होंगे, स्मॉल बी जीन पाए जाएंगे, रिसेसिव जीन, तो यह एंजाइम का निर्माण नहीं कर पाएगा। ये एंजाइम का निर्माण क्या होगा, नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हेमोजेनेटिक एसिड का विखंडन नहीं होगा और बॉडी में क्या हो जाएंगे, हेमोजेनेटिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। और बढ़ने के कारण यह क्या करेगी, बढ़ने के कारण इसका जो लक्षण होगी, होमोजेनेटिक एसिड का जो लक्षण है कि बॉडी में होमोजेनेटिक एसिड के बढ़ जाने के कारण
जोड़ों में जमाव, जोड़ों में जम जाते हैं और गठिया जैसी बीमारी उत्पन्न करते हैं, गठिया की बीमारी उत्पन्न होती है। दूसरा बीमारी है जब बॉडी में हेमोजेंटेसिक एसिड की मात्रा प्रचुर मात्रा में हो जाएगी तो वह मूत्र के साथ बाहर होते हैं और वायु के संपर्क में आते ही मूत्र का रंग काला हो जाता है। ठीक है, तो मूत्र के साथ बाहर होते हैं और वायु के संपर्क में आते ही मूत्र का रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। किस बीमारी में मूत्र का रंग काला होता है? तो एल्केप्टोनोरिया की बीमारी में मूत्र का रंग कैसा होता है? काला हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या बनते हैं? जब फिनाइलेनिन और टायरोसिन एसिड जो सिंथेसिस होती है तो फर्स्ट स्टेज में क्या होते हैं? हीमोजेंटेसिक एसिड का निर्माण करता है। हीमोजेंटेसिक एसिड का निर्माण जो है रिसेसिव जीन के कारण हीमोजेंटेसिक एसिड का विखंडन नहीं हो पाता है और विखंडन नहीं होने के कारण बॉडी में हीमोजेंटेसिक एसिड की मात्रा प्रचुर मात्रा में बढ़ जाती है, जो प्रचुर मात्रा में बढ़ने के कारण यह जोड़ों में जम जाते हैं और गठिया जैसी बीमारी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद मूत्र के साथ बाहर होते हैं और वायु के संपर्क में आते ही ये क्या हो जाते हैं? बाहर आते ही काले रंग के मूत्र हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट बीमारी होगी वह होगा फिनाइल कीटोनूरिया की। ठीक है, तो फिनाइल कीटोनूरिया की आर्थराइटिस, चलो गठिया लिख दिया। ठीक है, तो अब जो है वह फिनाइल कीटोनूरिया की बीमारी का अध्ययन करेंगे। इसका भी वंशागत सेम वैसा ही प्रोसेस है जैसे हमने आपको बताया अभी इसका एल्बिनिजम्स का। तीसरा है फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, तो फिनाइल कीटोनूरिया की बीमारी में क्या होता है ये देखना है। तो अभी इसके बीमारी का मुख्य कारण फिर क्या होगा? सबका मुख्य कारण क्या है? रिसेसिव जीन। ठीक है, अगर अप्रभावी जीन अगर आपके गुणसूत्र में अवेलेबल है तो वह बीमारी उत्पन्न करती है। अभी हम फिनाइल कीटोनूरिया की बीमारी का रीजन जानेंगे, कारण। इसका मुख्य कारण क्या है? तो रिसेसिव जीन, आप तो जानते ही हैं कि रिसेसिव जीन के कारण ऐसी बीमारी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे एक जो लक्ष्य है वो बीमारी का क्या है? तो हमारी बॉडी में जो 2 एमिनो एसिड हैं, सॉरी बॉडी में तो बहुत सारे एमिनो एसिड है, लेकिन एमिनो एसिड जैसे फिनाइलेनिन, बॉडी में प्रेजेंट, बॉडी में उपस्थित सेल में पाए गए फिनाइलेनिन, बॉडी में उपस्थित सेल में पाए गए एमिनो एसिड फिनाइलेनिन
फिनाइलेनिन एसिड को टायरोसिन में बदलने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये है बॉडी में उपस्थित सेल में पाए गए एमिनो एसिड। जो फिनाइलेनिन है वह एसिड जिसमें टायरोसिन में बदलने के लिए, टायरोसिन में जब उसको बदला जाता है टायरोसिन एसिड में, तो एंजाइम की आवश्यकता होती है और एंजाइम जो है इसमें नहीं पाए जाते हैं। एंजाइम की उपस्थिति नहीं, अनुपस्थिति होती है। एंजाइम की अनुपस्थिति होती है। इसका मुख्य कारण है बॉडी में उपस्थित सेल में पाए गए एमिनो एसिड फिनाइलेनिन एसिड को टायरोसिन में बदलने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, लेकिन इस तरह के रोग का मुख्य कारण है एंजाइम की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, अब देखिए कि जब ये एंजाइम नहीं होंगे तो क्या होगा। अगर एंजाइम हो जाता है तो फिनाइलेनिन टायरोसिन में बदल जाता है, और टायरोसिन में जब बदल जाएंगे तो यह इस प्रकार की बीमारी नहीं होगी। अगर टायरोसिन नहीं बदलेंगे तो फिनाइलेनिन की मात्रा अधिक मात्रा में रहेगी और ऐसी बीमारी उत्पन्न होगी। तो इस तरह की बीमारी का जो लक्षण है जड़ बुद्धि, मंद बुद्धिता। ठीक है, तो फिनाइलेनिन के अधिक जमाव के कारण तंत्रिका में फिनाइलेनिन के अधिक जमाव के कारण जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि की बीमारी होती है। ठीक है, तो जड़ बुद्धि और मंद बुद्धि की बीमारी होती है किसमें? मेंटल डिफिशिएंसी होती है फिनाइलेनिन के अधिक जमाव के कारण। अब देखिए इस बीमारी का मुख्य कारण कौन है। तो ये सारे लक्षण थे, यानी सिम्टम हो गए। ये रीजन था कि बॉडी में उपस्थित सेल में पाए गए अमीनो एसिड फिनाइलेनिन एसिड टायरोसिन में बदलने के लिए एंजाइम की अनुपस्थिति होती है। तो एंजाइम क्यों अनुपस्थित होता है ये भी जानना है। तो एंजाइम की अनुपस्थिति जो होती है तो फिनाइलेनिन को चेंज करते हैं, यानी कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट के लिए कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। किसमें? टायरोसिन में होता है। और टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एंजाइम की इसमें आवश्यकता होती है फिनाइलेनिन को कन्वर्ट करने के। फिनाइलेनिन जब एंजाइम से संपर्क करते हैं तो वह टायरोसिन में बदल जाता है। जब ये टायरोसिन में बदलता है, कन्वर्ट करने के लिए ही टायरोसिन की उपस्थिति होती है। अब जब एंजाइम किसके कारण बनता है? तो एंजाइम जो बनता है वह डोमिनेंट ट्रेट के जीन के कारण बनता है। डोमिनेंट ट्रेट के जीन के कारण, ये डोमिनेंट ट्रेट के जीन के कारण बनता है। ठीक है, तो फिनाइलकीटोनुरिया की बीमारी जो है वह किसके कारण होती है? तो डोमिनेंट ट्रेट के जीन के कारण जो है एंजाइम बनते हैं और एंजाइम फिनाइलेनिन के संपर्क में आते हैं और फिनाइलेनिन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बॉडी में एवल मात्रा में उपस्थित हो जाता है, जिसके कारण यह बीमारी उत्पन्न नहीं होती है। और अगर यह टायरोसिन में नहीं बदल पाता है, कन्वर्ट नहीं होता है, तब यह क्या हो जाते हैं?
फिनाइलिन की मात्रा बढ़ जाती है और फिनाइलिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण फिनाइल कीटोनुरिया की बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस के जीन को सूचित किया गया है बी से। बी से नहीं, डी से। फिनाइल कीटोनुरिया के जीनों को सूचित करते हैं डी से। ठीक है, तो डोमिनेंट ट्रेट ये हो गए। डोमिनेंट ट्रेट के कारण ही एंजाइम बनते हैं और एंजाइम बनने के कारण फिनाइल टायरोसिन में बदल जाते हैं, फिनाइलिन टायरोसिन में बदल जाते हैं। और अगर ये यहाँ उपस्थित स्मॉल डी टाइप के जीन होंगे तो यह इसका एंजाइम का निर्माण नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंजाइम का निर्माण क्या होगा, नहीं हो पाएगा और यह फिनाइलिन टायरोसिन में बदल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण इसमें क्या है, मुख्य कारण रिसेसिव टाइप के जीन है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि फिनाइल कीटोनुरिया में कौन सी बीमारी, किस तरह की बीमारी उत्पन्न होते हैं, तो जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि यानी मेंटल डिफिशिएंसी की बीमारी उत्पन्न होती है, मंद बुद्धि की। ठीक है, यह किसके कारण होते हैं, तो एमिनो एसिड जो फिनाइलिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण ऐसी बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, अब जो है वो सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है। नेक्स्ट चौथा पार्ट है, चौथा है सिकल सेल एनीमिया। हाशिया का रुधिराणु अनियमितता। ठीक है, एवं दांत्र कोशिका अरक्तता। ठीक है, ऐसी बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। ये किस लिए होता है ये भी जानना है ना। देखिए, सबसे पहले है कि ऑक्सीजन का जो शेप होता है, ऑक्सीजन बताते हैं, हीमोग्लोबिन का जो शेप होता है वो इस टाइप के होते हैं, गोल। ठीक है, इसी का शेप किसके कारण, ऑक्सीजन O2 के कमी के कारण, ऑक्सीजन के कमी के कारण इसी का जो शेप है, यानी हीमोग्लोबिन आरबीसी का जो शेप है वह कैसी हो जाती है, ठीक है, इस टाइप के हो जाते हैं, यानी सिकल टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, तो किसके कमी के कारण, ऑक्सीजन के कमी के कारण होते हैं। ठीक है, अब जो सिकल हो जाते हैं इस टाइप की बीमारी है कि सिकल सेल कैसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है ना कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो जीन है वह जीन HbA से सूचित करते हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो जीन है, यानी सामान्य रुधिर का जो रक्त, लाल रक्त कणिका का जो है वो हीमोग्लोबिन का जो जीन है वो HbA है। ठीक है, HbA जो है वह क्या तैयार करता है, तो HbA जो है वह क्या तैयार करते हैं, ये देखिए, सामने नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन को सूचित करते हैं HbA से। ठीक है, HbA में कौन कौन से जीन पाए जाते हैं ये देखिए, तो एक होता है GAG और CTC। ठीक है, ये जब ये दोनों क्या करते हैं, mRNA का निर्माण करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7,
तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में बेलेनिन, ठीक है, ठीक है। तो सॉरी, इसके पहले एमआरएनए का तो निर्माण होता ही है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7। अब यहां देखिएगा हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन का जो सीरीज होता है, अल्फा का 2 सीरीज और बीटा का 2 सीरीज, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये वाले जो एमआरएनए बनते हैं तो ये बीटा सीरीज पे बनता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन कैसे बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले है ना कि हीमोग्लोबिन का अल्फा का 2 सीरीज होता है और बीटा का 2 सीरीज होता है, यानी मानव के जो ब्लड है उसमें अल्फा का 2 सीरीज और बीटा का 2 सीरीज पाया जाता है। तो बीटा का जो एमआरएनए सीरीज होते हैं, जो बीटा का जो 6th स्टेज, बीटा ब्लड सेल में जो 6th स्टेज होते हैं, वहां पे क्या पाया जाता है, ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। 7th में भी ग्लूटामिक और फर्स्ट में बेलेनिन पाया जाता है, ठीक है। इसी में एक क्या होता है कि विक्टिम का जो हीमोग्लोबिन का जीन होता है वो कैसा होता है, तो यहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, सिकल टाइप के जो जीन होते हैं वो कैसे होते हैं, ये जानना है अब सिकल टाइप के जीन में। तो यहाँ बताया या फिर वहां होता है, सिकल टाइप के जो जीन होते हैं वो कैसा होता है, रोगी का जीन, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित रोगी का जो जीन होता है, सेल एनीमिया से ग्रसित रोगी का हीमोग्लोबिन का जीन कैसी होती है, तो हीमोग्लोबिन का जीन HbS से सूचित करते हैं, ठीक है। अब ये जो HbS है यह क्या करता है, HbS ये बनाते हैं, यहाँ पे क्या G है, ठीक है। तो यहाँ G हो जाता है और एक और बनता है C बनता है। इसी के कारण नेक्स्ट जो एमआरएनए प्रोड्यूस करती है उस समय यहाँ पे बन जाता है GUG, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक जो है चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यही चेंज होने के कारण क्या होता है, ब्लड का जो मात्रा है वो कैसा हो जाता है, सिकुड़ना शुरू करता है। तो ये चेंज है जहां पे यानी थायमिन, ये हो गया थायमिन हो गया, यहाँ पे एडोनिन होना चाहिए था, यहाँ पे थायमिन होना चाहिए था, और यहाँ क्या हो गया, जब ये थायमिन हो गया तो यहाँ एडोनिन हो गया और ये किसमें कन्वर्ट हुआ, यूरेसिल में हो गया, ठीक है। अब ये जो है एमआरएनए के दौरान 6th स्टेज में क्या करते हैं, एमआरएनए के 6th स्टेज नॉर्मल में क्या है, ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है। 7th में भी ग्लूटामिक एसिड होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बैलिन, ठीक है। तो इस टाइप के जो यहां पे बैलेनिन है, बैलेनिन एसिड, ये बैलेनिन ग्लूटामिक एसिड यहाँ पे यूरेसिल के कारण ग्लूटामिक एसिड नहीं बन पाता है, बल्कि यहाँ पे बैलेनिन बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है अपना जगह चेंज करता है और फर्स्ट में भी बैलेनिन पाया जाता है,
तो इसी के कारण क्या होते हैं, ब्लड का जो शेप है रोगी में कैसा होता है, हीमोग्लोबिन का शेप अर्ध चंद्राकार हो जाते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं, ये सिकिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही शेप होता है किसके कारण, बेलेनिन के कारण होती है। ठीक है, तो ये जो है हीमोग्लोबिन का जीन कैसे है, जो सिकिल सेल एनीमिया से ग्रसित रोगी का हीमोग्लोबिन का जो जीन होता है वह HbS है, जिसके कारण क्या होता है, GTG और CAC जो थायमिन एडोनिन कन्वर्ट होते हैं और कन्वर्ट होके यह क्या बनाते हैं, यूरेसिल बना लेते हैं। यूरासिल बनाने के कारण 6th स्टेज में यह क्या ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, उस जगह पे बेलेनिन पाया जाता है, जिसके कारण रेड ब्लड सेल का जो शेप है वह सिकुड़ जाता है और सिकिल सेल एनीमिया की बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये रहा सिकिल सेल एनीमिया की बीमारी। अब हम जो है इसका जो है वंशागत कर लेते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नॉर्मल है, HbA/HbS, अगर ये नॉर्मल है, ये कुछ हद तक सही रहते हैं, मतलब ये कुछ हद तक सिकिल सेल एनीमिया से बच के रहता है और कुछ हद के बाद ये पुनः सिकिल सेल एनीमिया हो जाता है। ठीक, इसका ये भी नॉर्मल बोला जाता है। ठीक है, ये सामान्य है लेकिन कुछ हद तक है, उसके बाद ये नहीं है। ये इसका जो है नॉर्मल होने के नाते इसका जो मैरिज होगी वह मैरिज सिकिल सेल एनीमिया से ग्रसित पुरुष या महिला से करते हैं, तो HbS से करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, तो HbS म्यूसिस डिवीजन होती है, हमने बताया था कि क्रोमोसोम म्यूसिस करते हैं, और ये HbA और HbS ये जब कन्वर्ट होंगे तो HbS हो जाएगा, फिर ये इसके साथ कन्वर्ट होगा तो HbS हो जाएगा, फिर ये HbS हो जाएगा, और ये फिर ये HbS और HbS हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये 50%, यहाँ पे 50% हो जाते हैं नॉर्मल और 50% हो जाते हैं विक्टिम। ठीक है, तो सिकिल सेल एनीमिया से 50% होते हैं। अगर पुरुष कुछ हद तक सिकिल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति सिकिल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्तियों के साथ सिकिल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति सिकिल सेल एनीमिया के वाहकों के साथ शादी करते हैं, तो उस समय सिकिल सेल एनीमिया के वाहक क्या है, 50% हो जाते हैं, और सिकिल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति 50% हो जाते हैं। ठीक, इसी तरह उसका क्या होता है, वंशागत होता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है आपका ऑटोसोम्स का क्रोमोसोम में जीन के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले रोग, तो कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन करते हैं आप लोग को कि सबसे पहली बात है कि एल्बिनिज्म की बीमारी जो होती है वह बीमारी किसके कारण होती है। ठीक है, उसका मुख्य कारण बताया गया है। ठीक है, और लक्षण क्या है, एल्बिनिज्म की बीमारी का लक्षण क्या है, हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि एल्केटोनोरिया की बीमारी में क्या होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है किस बीमारी में मूत्र का रंग वायु के संपर्क में आते ही काला हो जाता है। ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग तीनों क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है,
धन्यवाद।